topic is Bohr's correspondence principle. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग सेम रहेगा, बट कंडीशन क्या रहेगी कि जो क्वांटम नंबर उस स्टेट को डिफाइन कर रहा हुआ अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी के, वो क्वांटम नंबर वेरी वेरी लार्ज होगा. सो फॉर वेरी लार्ज क्वांटम नंबर एनी द फिजिकल बिहेवियर एक्सप्लेन ड्यू टू क्लासिकल थ्योरी या क्वांटम थ्योरी, बोथ आर दी सेम. तो इसी चीज को हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर, सपोज करो आपके पास अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, तो वो इसमें लिख लो बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल. बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल. तो सपोज करो आपके पास क्या है, आपके पास है एक ऑसिलेटर है, यानी कि ऑसिलेटर यानी चार्ज ऑसिलेट कर रहा है. तो सपोज करो इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड इट ऑसिलेट इस टाइप से. ठीक है, और जब ये ऑसिलेट करेगा तो इट प्रोड्यूस रेडिएशन. And frequency of this radiation will be same as the frequency of this oscillator. यानी कि वो फ्रीक्वेंसी और इसकी जो चार्ज वाले की फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेट करने की, वो सेम रहेगी इन फ्रॉम क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी में क्या है, क्वांटम थ्योरी में क्या कहता है कि अगर आपके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, दैट इज सपोज करो ई फाइनल, ई इनिशियल, जो भी है E2 और ये आपका E1. ठीक है, और आपका चार्ज पार्टिकल ट्रांजिशन करता है फ्रॉम E2 से E1, यानी कि एनर्जी हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल. देन इट इमिट्स रेडिएशन. आफ्टर दैट इट, अगर ये रेडिएशन को इमिट कर रही है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज गिवन बाय एनर्जी गैप डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज h. ये हमने पहले पढ़ चुके हैं एज इन क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी. तो हमें प्रूव करना है कि फॉर वेरी लार्ज क्वांटम नंबर, ठीक है, फॉर वेरी लार्ज नंबर, एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी क्वांटाइज होती है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, दैट इज NH न्यू. तो फॉर वेरी n जो है मेरा बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, उस केस के लिए जो आपका फ्रीक्वेंसी है ये और ये दोनों सेम रहेगी. हमें ये ही प्रूव करना है. ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, लेट कंसीडर बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम. अगर आपके पास एक प्रोटॉन है इन हाइड्रोजन एटम, आपका इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व कर रहा है तो इसका जो किसकी वजह से कर रहा है, ये कूलम्बिक फोर्स की वजह से कर रहा है, दैट इज Fc इज इक्वल टू mv² by r, and this coulombic force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square is equal to mv² by r. और दूसरा पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग mvr is equal to nh कट nh by 2 pi. जो भी जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, मैंने पहले भी बताया कि जब बोर्स थ्योरी पढ़ाई थी तो वहां पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकला था और आर का एक्सप्रेशन है. तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था आपका, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल के आया था E² by 2 times NH epsilon naught. ठीक है,
एंड आर का एक्सप्रेशन निकल के आया था आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर। वहां से मेरा ये v निकल के आया था, r निकल के आया था। अब इस ऑर्बिट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, अब इलेक्ट्रॉन जिस फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, तो इस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, दैट इज f इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइड बाय वेलोसिटी। 2 पाई r इसकी रेडियस है, दैट इज r डिस्टेंस बाय स्पीड, एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई r की वैल्यू पुट कर दो। r की वैल्यू क्या आपकी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m e स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे e स्क्वायर बाय 2n h एप्सिलॉन। जब इस फ्रीक्वेंसी को हम इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू m e की पावर 4, ऊपर क्या जाएगा m e की पावर 4, इसको सॉल्व कर देना, बेसिक अलजेब्रा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका, ठीक है, तो e से ये कितना बचे, नीचे e की पावर 4 बचेगा, ठीक है, 2n ऊपर जाएगा, दैट ठीक है, तो ये आएगा हमारा m e की पावर 4 डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h, ये वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे n क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी, अच्छा एक ये यहाँ उल्टा हो गया थोड़ा, ये गड़बड़ हो गई, ठीक है ठीक है। ये देखो फ्रीक्वेंसी लिए ये टाइम पीरियड है, इसका रिवर्स होगा 1 बाय फ्रीक्वेंसी, यानी कि उल्टा जब करोगे इसको, यानी कि v ऊपर आएगा 2 पाई r आपका नीचे आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो आपका यहाँ से ये 1 बाय f है, 1 बाय f इक्वल टू t, t इक्वल टू 2 पाई r बाय v, और इस तरह से आपका जो f है ये उसका रिवर्स होगा, इसका रिवर्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये वैल्यू आएगी आपकी, जो ऊपर रहेगा, हाँ ठीक है, तभी 2 पर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऊपर जाके, हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू आएगा m e की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n q h q। अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं c से, ठीक है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, c से कर दी, c से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये, और 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा आपका m e की पावर 4, नीचे बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n q h q c, ये बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा आपका 2 टाइम्स दी c, और अगर आप n q को इधर लिख लो 2c बाई n q, इधर लिख लो इस चीज को, तो यहां से ये देख रहे हो आप m e की पावर 4 8 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर h q c, ये जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी रिजबर्ग कांस्टेंट की, यानी कि ये किसकी वैल्यू, यानी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी इज इक्वल टू ये रिजबर्ग कांस्टेंट, दैट इज 2c बाय n q, 2c बाय n q। तो ये फ्रीक्वेंसी आई है करस्पॉन्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी कि आपका एक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, और वहां उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज RH बाई 2c बाई n3, RH बाई 2c बाई n3। अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे एक्सप्रेशन निकालना है। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा
जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका एक्सप्रेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी कि मैं कह सकता हूं या E फाइनल माइनस E इनिशियल ना, या E इनिशियल और E फाइनल, क्योंकि फाइनल वाला लो लेवल का होता है। तो ये हो गया आपका डिवाइड बाय H, ये डिफरेंस होता है एनर्जी का। इसको जो सॉल्व करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आता है दैट इज m⁴ इधर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये सारा चीज मैं करवा चुका हूं, ठीक है, h³ और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/nf² माइनस 1/ni², इस टाइप से। और जब मैं इसको सॉल्व कराता हूं तो क्या आएगा, इसको सॉल्व कराते हैं तो क्या आएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई c से कर दो, तो c से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू तो बन जाएगी आपकी रिजिपर कांस्टेंट दैट इज RH, ये क्या बन जाएगा c, ये क्या बन जाएगा 1/nf² माइनस 1/ni²। अब इसको क्या करोगे RH c, इसको सॉल्व करोगे तो ni² nf², तो यहां से हो जाएगा ni² माइनस nf², यहां से क्या आ जाएगा आपका RHc ni माइनस nf ni प्लस nf डिवाइड बाय ni² nf²। क्लियर है? अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो मैं अभी और आगे चलते हैं, ठीक है। तो सपोज करो जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, जहां पे पार्टिकल का ट्रांजिशन हो रहा है, लेट सपोज उन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज n इनिशियल माइनस n फाइनल, n इनिशियल माइनस n फाइनल के जो बीच में गैप है दैट इज इक्वल टू 1। उन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 का है, मतलब कि एक जैसे एनर्जी E1, दूसरा क्या है आपकी सेकंड नंबर की एनर्जी, मतलब करस्पॉन्डिंग n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, तो 2 में से एक आ रहा है इस टाइप से। तो अगर मैं लेट मान के चलता हूं, लेट सपोज nf इज इक्वल टू n नंबर, nf जो स्टेट है वो n क्वांटम स्टेट है, और n इनिशियल कितनी हो जाएगी फिर आपकी n फाइनल प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया? n प्लस n प्लस 1 होगी। अब इसके बाद क्या होगा आपका, देखो इसके बाद होगा आपका यहां से ये चीज आ गई आपकी ni² nf प्लस 1 n प्लस 1, यहां से ये चीज आ गया। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा कि जब आप इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा मेरा RHc, ठीक है, तो RHc सेम हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये बना जाएगा मेरा, ये क्या आएगा आपका ni प्लस nf दैट इज 2n प्लस 1 हो जाएगा ये मेरा, डिवाइड में ये क्या हो जाएगा मेरा n, ni क्या है मेरा n प्लस 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा मेरा n²। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल है, आपका n बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, आपका n क्या है, वेरी वेरी लार्ज नंबर। अगर n बहुत लार्ज नंबर है, n इफ इज वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज, उस केस में प्लस 1 का कोई मैटर ही नहीं करता। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज RHc, ऊपर 1 का कोई मतलब, तो 2n मल्टीप्लाई में n² इंटू n², और ये n से n कट गया, तो जो फ्रीक्वेंसी आई है इन केस ऑफ क्वांटम थ्योरी, तो RHc ये हो जाएगा मेरा 2 डिवाइड बाय n³, और ये किसके बराबर है सेम, तो हमारा यहां से प्रूफ हो गया। तो 4 वेरी लार्ज क्वांटम नंबर जो मेरी फ्रीक्वेंसी है करस्पॉन्डेंस टू क्लासिकल थ्योरी विल बी सेम। थैंक यू।